हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज़ ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। तो देखिए, ये इसका सेट 3 है। हमने ये सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की है ताकि आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं वहाँ पे आपको सारे मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स पूरे सीरीज़ को कंटिन्यू करके देखना है। तो जो पहला, फर्स्ट और सेकेंड सेट है, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है उसको जाके ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे सेट 3 ऑफ टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। इसके अलावा आपके लिए हमने एसएससी की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है जहाँ पे हम टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करते हैं आपके सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो वो सीरीज़ भी फ्रेंड्स चैनल में अपलोडेड है, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है उसको जाके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु इंट्रोड्यूस्ड द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। तो दोहरी सरकार प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स इसको शुरू किया गया है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। बात करें यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव है कौन? तो फ्रेंड्स यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर थे बंगाल के। ओके, गवर्नर ऑफ बंगाल रह चुके हैं रॉबर्ट क्लाइव। कब से कब तक थे? तो देखिए 1757 से लेके 1760 तक, और इसके बाद 1765 से लेकर के 1767 तक, ये दो टेन्यूर में ये गवर्नर ऑफ बंगाल रहे थे। और इन्होंने जो है यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा आप ध्यान रखिए 1757 अगर आपको याद है तो 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, तो आप ये याद रखिए बैटल ऑफ प्लासी। और इसके अलावा फ्रेंड्स इन्होंने जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में। कब इंट्रोड्यूस किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था 1765 में। और जो आप देख रहे हैं ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है, ये 1765 से लेके 1772 तक ही यहाँ पे एग्जिस्ट करा था, तब उसके बाद ये वैनिश हो गया था। अब ये देखिए, जो ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है फ्रेंड्स, इसको इस टाइम पे जब इसे इम्प्लीमेंट किया गया था तो जो बंगाल है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। मतलब उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो एक जो था उसे कहा जाता था यहाँ पे दीवानी, और दूसरे को कहा जाता था निज़ामत। ठीक है, तो इस तरीके से जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और इसे हम डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये था अबाउट डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। इसके अलावा फ्रेंड्स रॉबर्ट क्लाइव की भी बात करें तो इन्हें जो है बाबर ऑफ ब्रिटिश इंडिया भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाबर ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स की। तो फ्रेंड्स वॉरेन हेस्टिंग्स ये गवर्नर थे जिन्होंने अबॉलिश किया था डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को। तो अगर क्वेश्चन आया कि हु इंट्रोड्यूस्ड डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, तो फ्रेंड्स इसको इंट्रोड्यूस किया है रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसे यहाँ पे ख़त्म किसने किया है, अबॉलिश किसने किया है? इसको अबॉलिश किया गया है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। कब अबॉलिश किया गया? 1772 में। मैंने आपको बताया इसको 1765 में इम्प्लीमेंट किया गया था और 1772 में इसे अबॉलिश कर दिया गया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो इन्होंने यहाँ पे फ्रेंड्स सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। परमानेंट सेटलमेंट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और साथ में इन्होंने सिविल सर्विसेज जो है इंडिया में सिविल सर्विसेज को मॉडर्नाइज किया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो सिविल सर्विसेज है इसका फाउंडेशन अगर आपसे पूछा जा रहा है ना, तो इसका फाउंडेशन वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, बट इसे कंप्लीट तरीके से जो रिफॉर्म किया गया, मॉडर्नाइज किया गया है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। और इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है यहाँ पे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स में क्लियर यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे लॉर्ड वेल्सिले की। तो फ्रेंड्स लॉर्ड वेल्सिले ने जो है ना यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। तो ये है कुछ यहाँ पे गवर्नर्स और उनके बारे में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हैड बीन द प्राइम कंसर्न ऑफ द। तो पिछड़े वर्गों का उत्थान किसकी प्रमुख चिंता थी? तो यहाँ पे अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस आपको बताना है। यहाँ पे कुछ मिशंस और समाज दिए गए हैं, इनमें से किसका यहाँ पे काम था अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस करने का? तो फ्रेंड्स ये प्राइमरी फोकस था, प्राइमरी कंसर्न था सत्यशोधक समाज का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। बात करें सत्यशोधक समाज की तो इसको फॉर्म किया गया है महात्मा फूले के द्वारा 1783 में। कहाँ पे? पुणे में। ठीक है, आपको यहाँ पे फाउंडर, ईयर और वेन्यू जो भी जहाँ पे इसे फाउंड किया गया, ये तीनों पॉइंट्स फ्रेंड्स कोई भी यहाँ पे अगर आपसे मिशन या फिर समाज पूछा जा रहा है तो याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे प्राइम कंसर्न हुआ क्या करता था सत्यशोधक समाज का। तो देखिए द फंडामेंटल रीज़न वॉज टू
प्रोवाइड एजुकेशन टू द लोअर कास्ट एंड लिबरेट द ऑप्रेस्ड इन द सोसाइटी सच एज दलित, शूद्राज एंड वुमेन। तो यहाँ पे इनका फंडामेंटल यहाँ पे जो रीज़न था इसे स्टार्ट करने का ये था कि प्रोवाइड करें ये एजुकेशन जो भी लोअर कास्ट है, दलित्स, शूद्राज और वुमेन, तो उनको जो है यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करना इनका प्राइमरी कंसर्न था। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द वीकर सेक्शन, शेड्यूल्ड क्लास एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो भी यहाँ पे वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए प्रोटेक्शन से रिलेटेड, सेफ गार्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे जो यहाँ पे प्रोविजंस हैं ये दिए गए हैं। तो आप ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सत्यशोधक समाज आपको मेन यहाँ पे याद रखना है, ये फाउंडर महात्मा फूले के द्वारा इसे फाउंड किया गया है 1783 में पुणे में। अब यहाँ पे बाकी बात करें आर्य समाज की, तो फ्रेंड्स आर्य समाज को यहाँ पे देखिए नोबल सोसाइटी कह सकते हैं आप, इसको फॉर्म किया गया है अप्रैल 1875 में इसका फॉर्मेशन किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती ने इसका जो है यहाँ पे फॉर्मेशन किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए बात करें प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज को फ्रेंड्स फॉर्म किया गया है दादोबा पांडुरंग के द्वारा, इनके द्वारा जो है इसका फॉर्मेशन किया गया। अब बात करें रामकृष्ण मिशन की, तो फ्रेंड्स रामकृष्ण मिशन ये जो नाम है ना ये रखा गया है रामकृष्ण परमहंस के नाम पे और इसको फॉर्म किया गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने फाउंडेशन किया है रामकृष्ण मिशन का। तो ये जो डिफरेंट मिशंस थे, समाज थे, इनका डिफरेंट फोकस हुआ करता था। जो भी यहाँ पे ऑप्रेस्ड क्लास थी उनके लिए ये डिफरेंट तरीके से यहाँ पे इनका डिफरेंट कंसर्न्स था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय, तो भारत में सिविल सेवा प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शुरुआत किसके द्वारा की गई है, राइट। तो मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में बताया फ्रेंड्स, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है इसकी फाउंडेशन की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फिर इसको फर्दर यहाँ पे मॉडर्नाइज किसने किया है, रेशनलाइज किसने किया है, तो ये किया है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसीलिए फ्रेंड्स चार्ल्स कॉर्नवालिस को जो है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया ये कहा जाता है चार्ल्स कॉर्नवालिस को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इवोल्यूशन पूरे सिविल सर्विसेज का। यहाँ पे 1861 में आया है इंडियन सिविल सर्विस एक्ट। इसके बाद 1863 में जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर बन गए थे पहले इंडियन जिन्होंने क्वालिफाई किया था ICS को। और 86 में फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, 4 अदर इंडियंस ने भी यहाँ पे फर्दर जो है क्रैक किया था ICS को। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस को भी इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो ये पूरा एवोल्यूशन रहा है हमारे इंडिया में सिविल सर्विसेज का। साथ में बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल रहे हैं हमारे इंडिया के 1848 से लेके 1856 तक। ठीक है, 1848 से लेके 1856 तक ये यहाँ पे रहे हैं गवर्नर जनरल। और इनके टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या क्या हुई हैं उनके बारे में बात करें तो देखिए इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके अलावा पहला रेल जो है इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे इंडिया में। और फ्रेंड्स इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को। ठीक है, जो PWD होती है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये इनके द्वारा ही शुरू की गई थी। तो ये तीनों प्रोमिनेंट वर्क्स जो हैं यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के टेन्योर पे हुई हैं। आगे बढ़ेंगे और आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी के दौरान जो है बंगाल के नवाब कौन थे? बंगाल के नवाब थे फ्रेंड्स सिराजुद्दौला। हमने अभी वीडियो में डिस्कस किया था कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव इन दोनों के बीच में हुआ था, इन दोनों के बीच में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। कब हुआ था? 1757 में। तो इस बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, सिराजुद्दौला को उनकी खुद की जो फोर्सेस थी, जो आर्मी थी, इन्होंने बीट्रे कर दिया था और ये इसलिए हार गए थे। इनको डिफीट कर दिया गया था ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा। और यहाँ पे सिराजुद्दौला के बाद जो नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल बने थे ये बने थे मीर जफ़र। ठीक है, इनके हारने के बाद मीर जफ़र जो है नवाब बन गए थे बंगाल के। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि बैटल ऑफ प्लासी जो है ये किस नदी के तट पर हुआ है तो ये लड़ा गया था भागीरथी रिवर के बैंक्स में। भागीरथी रिवर के बैंक्स में जो है इसे लड़ा गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, द वेदा समाज ऑफ मद्रास वॉज इंस्पायर्ड बाई। तो यहाँ पे देखिए एक और समाज है जिसका नाम है वेदा समाज। आपको बताना है ये मद्रास में था, आपको बताना है ये किससे इंस्पायर होकर इस्टेब्लिश किया गया था। तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पे ब्रह्मो समाज से इंस्पिरेशन लेके इस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है। बात करें वेदा समाज की तो इसके किसके द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? केशव चंद्र सेन और इसके अलावा देखिए श्रीधरलू नायडू इन दोनों के द्वारा जो है यहाँ पे इसे
फॉर्म किया गया है। इसका फॉर्मेशन हुआ कब है? 1864 में इसका फॉर्मेशन किया गया था मद्रास में, और ये इंस्पायर्ड था ब्रह्मो समाज से। अब फ्रेंड्स आइए बात यहाँ पे ब्रह्मो समाज की, तो इसकी बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ है 1828 में, किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, राइट। राजा राम मोहन रॉय ने जो है यहाँ पे ब्रह्मो समाज की इस्टेब्लिशमेंट की थी। कहाँ पर? अब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैलकाटा में शुरू किया गया था ब्रह्मो समाज, और वेदा समाज को मद्रास में इस्टेब्लिश किया गया था 1864 में। साथ में बाकी यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेंड्स आगे, जो बाकी आप देख रहे हैं आर्य समाज हमने डिस्कस किया है, फिर भी आगे हम इनके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1913 एंड नाइटहुड इन 1915। तो यहाँ पे आपको बताना है किसको जो है यहाँ पे 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये पहले ऐसे नॉन यूरोपियन बन गए थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था लिटरेचर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ठीक है, यहाँ पे आपको लिटरेचर में बोला जा रहा है। लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने 1913 में अवार्ड जीता। और अगर आपसे पूछा जाए कि नोबेल प्राइज़ जीतने वाले ये कौन से यहाँ पे नॉन यूरोपियन थे, तो ये सेकंड नॉन यूरोपियन थे टू विन नोबेल प्राइज़, ठीक है। यहाँ पे आपसे लिटरेचर या फिर फील्ड नहीं पूछा जा रहा है, तो ये जो है ये सेकंड नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। पहले नॉन यूरोपियन कौन थे? ये थे फ्रेंड्स थियोडोर रूजवेल्ट, जिन्होंने पहला नोबेल प्राइज़ जीता था, जो कि एक नॉन यूरोपियन थे। और इसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ था? देखिए इन्हें नाइटहुड की जो उपाधि है ये 1915 में दी गई थी, बट ड्यू टू जलियांवाला बाग मसाकरे, 1919 में जलियांवाला बाग मसाकरे हुआ था, उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है इसको त्याग दी थी, राइट। साथ में हमारे जो इंडिया का नेशनल एंथम है जनगण मन, इसको पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है बंगाली में भारत भाग्य विधाता के नाम से। तो आई होप फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर जी से आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ टॉम्ब ऑफ रानी ऑफ झांसी सिचुएटेड। तो झांसी की रानी का मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पे जो मकबरा है झांसी की रानी का, ये लोकेटेड है फ्रेंड्स ग्वालियर में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए लक्ष्मीबाई फ्रेंड्स ये थी झांसी की क्वीन, और ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर्स थी जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 लड़ा था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 लड़ा था झांसी से। और फ्रेंड्स 1858 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी जो टॉम्ब है इसको लोकेट किया गया है ग्वालियर में, ये ग्वालियर में है। नेक्स्ट, विच लीडर गेव द CR फॉर्मूला। तो CR फॉर्मूला किस नेता के द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है C राजगोपालाचारी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राजगोपालाचारी फॉर्मूला, जिसे हम CR फॉर्मूला के नाम से जानते हैं या फिर राजाजी फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, वॉज अ प्रपोजल फॉर्मुलेटेड बाय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी to solve the political deadlock between All India Muslim League and Indian National Congress on the independence of British India। तो यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल डेडलॉक थी बिटवीन मुस्लिम लीग एंड INC, उसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए CR फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया गया था C राजगोपालाचारी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी दैट वाज फॉर्म्ड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन 1947। तो देखिए 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज बॉट अंडर इंडियन यूनियन इन। तो यहाँ पे बताना है फ्रेंड्स कि हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ के अधीन कब लाया गया था? तो इसको लाया गया है 1948 में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो जब इंडिया फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट हो रहा था 1947 में, ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड था। इसमें एक होता था ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है, एक ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करता था, और एक तरफ हुआ करता था प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो इन प्रिंसली स्टेट में हैदराबाद भी आता था। यहाँ पे टोटल जो है 552 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, जिसमें से 549 जो थे ना, इन्होंने जब इंडिपेंडेंस इंडिया हुआ है, इंडिपेंडेंट जब इंडिया हुआ, ये इंडिया में इंटीग्रेट हो गए थे। बट जो बचे 3 हैं, इनमें से आता है एक हैदराबाद, इसके अलावा बात करें तो कश्मीर और जूनागढ़। ये 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था इंडिया में ज्वाइन होने के लिए। और इसके अलावा ब्रिटिश प्रोविंस तो आ गया था इंडिया के अंदर, है ना। तो यहाँ पे ये तीनों जो प्लेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था इंटीग्रेट करने के लिए इंडिया से।
तो यहाँ पे भाई पुलिस एक्शन जो है 1948 में हैदराबाद को लाया गया है अंडर इंडियन यूनियन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। और देखिए जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे पुलिस एक्शन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ऑपरेशन पोलो को 1948 में 13 सितंबर 1948 में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इंडिया की जो ट्रूप्स थी इन्होंने हैदराबाद के अंदर जो है इन्वेड किया था हर तरफ से, और इसके साथ जो वहाँ की निज़ाम की आर्मी थी इन्होंने सरेंडर किया था। इस तरीके से जो है इंडिया के अंदर जो है हैदराबाद को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आपको ऑपरेशन पोलो का जो ईयर है याद रखना है। और जैसे हमने बताया ये 3 प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने रिफ्यूज़ किया था ज्वाइन होने में इंडियन यूनियन में। तो ये फ्रेंड्स आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु वॉज द नवाब ऑफ भोपाल हु रूल्ड फ्रॉम 1968 टू 1901। तो भोपाल के नवाब कौन थे जिन्होंने 1968 से 1901 तक शासन किया है? ये थे शाहजहां बेगम। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, हु वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ भारतीय जन संघ। तो भारतीय जन संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक कौन थे? ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स भारतीय जन संघ को जो है ना 1951 में फॉर्म किया गया है बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और ये भारतीय जन संघ एग्जिस्ट किया था 1951 से लेके 1977 तक, राइट। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था? इसको पारित किया गया था 1960 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हम सारे क्वेश्चंस जो है ना आपके एग्जाम ओरिएंटेड ला रहे हैं, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वैसे सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। तो इसमें आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा और भी जो कंटेंट है हम आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है। देखिए, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस रहे हैं चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए चित्तरंजन दास की बात करें तो फ्रेंड्स इन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, देश बंधु के नाम से जाना जाता था। साथ में इनके बारे में और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1923 में, स्वराज पार्टी, इसका फाउंडेशन जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास इन दोनों ने मिल के जो है स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन की थी 1923 में। इसके अलावा फ्रेंड्स आईएनसी की जो सेशन हुई थी 1922 में, गया में हुई थी ये, तो इसके भी प्रेसिडेंट रहे थे चित्तरंजन दास, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट याद रखें। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पॉलिटिकल गुरु से आता है कि हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु किन्हें कहा जाता है, ये कहा जाता है फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को भी लॉन्च किया गया था जो कि थी हितवाड़ा, ठीक है, हितवाड़ा। ये एक न्यूज़पेपर थी इंग्लिश लैंग्वेज में जिसको वीकली न्यूज़पेपर थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। वेरी वेरी रिपीट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने बार एग्जाम में आ चुका है, आप इसको डबल स्टार डेफिनेटली कर लीजिए। आपको बताना है थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसका फाउंडर कौन कौन है। तो फ्रेंड्स इसके फाउंडर हैं यहाँ पे HP ब्लेवेट्स्काय और कॉलोनल ऑलकट। तो बोथ बी एंड सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इन दोनों ने मिलके यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी की फॉर्मेशन की थी यूनाइटेड स्टेट्स में। कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी फॉर्मेशन की। एंड देन फाउंडेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया इन अदयार नियर मद्रास। फिर लेटर ऑन जब यहाँ पे इंडिया में इसका हेडक्वार्टर रखा गया है अदयार मद्रास में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसकी फॉर्मेशन न्यूयॉर्क में 1875 में की गई थी। ईयर आपके लिए जो मॉडर्न इंडिया से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है यहाँ से फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन जो आते हैं ना मेजरली ईयर के होते हैं या फिर वॉइस रॉय से होते हैं या गवर्नर जनरल से होते हैं। तो आपको सारे ईयर्स मॉडर्न हिस्ट्री के याद रखने ही रखने हैं। तो यहाँ पे 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की फॉर्मेशन की गई थी न्यूयॉर्क में। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए कि इस मूवमेंट को पॉपुलराइज़ किसने किया था, तो इस मूवमेंट को एनी बेसेंट के द्वारा पॉपुलराइज़ किया गया था। एक और सोसाइटी जो काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है वो है फ्रेंड्स सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इसकी फाउंडेशन किसके द्वारा की गई है, इसकी फाउंडेशन की गई है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा।
कब? 1905 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी हमने डिस्कस कर लिया है, तो ऐसे और भी अगर कुछ आते हैं तो हम डिस्कस करेंगे आगे। मिशन और समाज हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, तो ये सारे जो हैं समाज हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। चलिए अगला, हु इज़ रिफर्ड एज फ्रंटियर गांधी। तो यहाँ पे बताना है आपको फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था। तो ये जाना जाता था फ्रेंड्स खान अब्दुल गफ़ार खान को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इन्हें जो है ना और भी कुछ नाम दिए गए थे, जैसे कि बच्चा खान, नेक्स्ट बादशाह खान, तो ये सारे इनके अदर नेम्स रहे हैं। नेक्स्ट सरहदी गांधी, तो ये तीनों नाम जो है ना खान अब्दुल गफ़ार खान को दिए गए थे और फ्रंटियर गांधी भी इन्हें ही कहा जाता था। तो फ्रेंड्स इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था खुदाई खिदमत घर, ठीक है, खिदमत घर। और ये कब इन्होंने फॉर्म किया? 1929 में इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। तो देख सकते हैं ये पिक्चर है इनकी महात्मा गांधी जी के साथ, और इन्हें जो है यहाँ पे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। अगला, द ईयर ऑफ फाउंडेशन ऑफ वुमेन इंडियन एसोसिएशन इज़। तो महिला भारतीय एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसकी स्थापना की गई है फ्रेंड्स 1917 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1917। और इस वुमेन इंडियन एसोसिएशन की फॉर्मेशन किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए एनी बेसेंट, नेक्स्ट मार्गरेट काउजिन, और फिर जीना राजा, ठीक है, इन तीनों के द्वारा जो है यहाँ पे वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था। और इसका मेन एम क्या था यहाँ पे इस एसोसिएशन को फॉर्म करने का? तो जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल या जो स्ट्रगल्स थे ऑफ वुमेन, सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि चाइल्ड मैरिज, इलिटरेसी, देवदासी सिस्टम, तो इन सबको यहाँ पे हटाने के लिए और उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे वुमेन इंडियन एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन नवंबर 1913 इन सैन फ्रांसिस्को USA बाई। तो अगेन एक पार्टी है, देखिए गदर पार्टी। आपको बताना है इसका फॉर्मेशन 1913 में हुआ, ईयर दे दिया गया है, वेन्यू भी दे दिया गया है, बताना है कि इसकी फाउंडेशन की किसने है। तो इसकी फाउंडेशन की गई है फ्रेंड्स यहाँ पे लाला हरदयाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, द पूना पैक्ट 1932 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन। तो पूना पैक्ट ये किसके बीच समझौता था? देखिए 1932 में हुआ था, और ये जो एग्रीमेंट था ये था बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए ऑन 24 सितंबर 1932 द पूना पैक्ट वॉज सील्ड बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर इन द यरवाड़ा सेंट्रल जेल पुणे। तो यरवाड़ा सेंट्रल जेल में जो है यहाँ पे पूना पैक्ट को साइन किया गया। गांधी जी वॉज अंडरटेकिंग अ फास्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू ग्रांट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। दिस पैक्ट एंडेड द फास्ट। राइट, आई होप आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज बॉट एन एंड टू द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव II। तो निम्नलिखित में से किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो ये समाप्त किया था ट्रीटी ऑफ बसीन ने। नेक्स्ट रहेगा, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो है इसको शुरू किया गया था J.A. हिक्की के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जेम्स ऑगस्टस हिक्की ये थे ऑथर एंड फाउंडर ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। और ये न्यूज़पेपर का नाम क्या था? इस न्यूज़पेपर का नाम था फ्रेंड्स बंगाल गैजेट, ठीक है, बंगाल गैजेट इस नाम से इस न्यूज़पेपर को पब्लिश किया जाता था। और इसको पहली बार पब्लिश कहाँ पे किया गया था? कैलकाटा में। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया थी कैपिटल उसकी कैलकाटा हुई करती थी, तो वहाँ पे जो है इस बंगाल गैजेट को लॉन्च किया गया, पब्लिश किया गया। और ध्यान रखिएगा ये जो इंग्लिश न्यूज़पेपर थी या वीकली न्यूज़पेपर हुआ करती थी बंगाल गैजेट, जिसको हर सैटरडे को पब्लिश किया जाता था। आपका अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वॉज। तो भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये रही हैं फ्रेंड्स सुचेता कृपालिनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए सुचेता कृपालिनी जो कि इंडिया की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं, वॉज अ फियरलेस फाइटर फॉर द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बॉर्न ऑन 25 अगस्त 1908 इन अम्बाला, सुचेता's keen interest in politics took root as a young age when British rule was at its peak। ठीक है, तो इनका काफ़ी प्रोमिनेंट रोल रहा है कंट्री के इंडिपेंडेंस में, और ये पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर रही हैं किसी भी इंडियन स्टेट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के फ्रेंड्स यहाँ पे लेखक है बंकिम चंद्र चैटर्जी।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है वंदे मातरम को लिखा गया है। वंदे मातरम को लिया गया है आनंद मठ से, ठीक है, आनंद मठ से इसको लिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे बोला जाए कि ये किस लैंग्वेज में लिखा गया, तो फ्रेंड्स इसको लिखा गया था बंगाली लैंग्वेज में 1882 में, ठीक है। और इसको पहली बार गाया कब गया था, तो इसको पहली बार गाया गया था कांग्रेस के सेशन में, कांग्रेस के कैलकाटा के सेशन में। ये ध्यान रखिए, कांग्रेस का कैलकाटा वाला सेशन हुआ था 1896 में, ठीक है। देखिए 1882 में इसे यहाँ पे लिखा गया था बंगाली लैंग्वेज में और 1896 में इसको पहली बार गाया गया कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में। और अगर आपसे पूछा जाए इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये थे रहमतुल्लाह एम सयानी। इनके प्रेसिडेंटशिप में जो है कांग्रेस का कैलकाटा सेशन हो रहा था 1896 में। तो आई होप आपको फ्रेंड्स यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हैं अबाउट वंदे मातरम। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया ये कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए डायरार्की इन द प्रोविंसेस। तो 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो यहाँ पे डायरार्की इन द प्रोविंसेस हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स है ना, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स आपके लिए रिसेंटली यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स जून का, लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है ये भी लॉन्च किया गया है और साथ में आपके लिए यहाँ पे ईयरली पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो इनमें से अगर आप कोई भी ई बुक को परचेज़ करना चाहते हैं ना, आप हमारे वेबसाइट पे जाके इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी वॉज। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पौंडीचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन थे, ये थे डुप्लेक्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, ये हुआ था 1930 में। तो देखिए 3 यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। कब कब हुए हैं देख लीजिए, 1930 से 31 तक हुआ है पहला वाला, सेकेंड हुआ है 31 में और थर्ड वाला हुआ है फ्रेंड्स 1932 में। तो लगातार ये हुए 1930, 31 एंड 32। नेक्स्ट, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन रॉबलेट एक्ट वॉज पास्ड। तो रॉबलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वाइसरॉय कौन था उस टाइम पे फ्रेंड्स, इंडिया के जो वाइसरॉय थे ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करें फ्रेंड्स रॉलेट एक्ट की, देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। इट वाज पास्ड इन 1919 डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम इंडियंस। तो यहाँ पे जो रॉलेट एक्ट था ये क्या कहता था कि यहाँ पे फ्रेंड्स जो ब्रिटिश थे उनके पास ये पावर होती थी कि किसी भी लोगों को जो है ना विथआउट ट्रायल यहाँ पे जेल में बंद कर सकते हैं। तो ये रॉलेट एक्ट में कहा गया था और देखिए यहाँ पे सारे इंडियंस के द्वारा इसे अपोज किया गया, फिर भी जो इस एक्ट को जो है पास कर दिया गया था 1919 में। और देखिए इसी के बाद जो है ना जलियांवाला बाग मसैक्रे हुआ था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अब बाय विच एक्ट या फिर ड्यू टू विच एक्ट जलियांवाला बाग मसैक्रे टुक प्लेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के पास होने के बाद ही जलियांवाला बाग मसैक्रे हुआ था। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, द साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बाय इंडियंस बिकॉज। तो साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा बहिष्कार किया गया क्योंकि, तो यहाँ पे रीज़न क्या था बॉयकॉट करने का साइमन कमीशन का। तो देखिए इसमें जो है ना यहाँ पे एक साइमन कमीशन को फॉर्म किया गया था जिसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन की फॉर्मेशन की गई जिसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे और इसके हेड जो थे इंग्लिश मैन थे। और यहाँ पे इस कमीशन को सेटअप किया गया था विथआउट कंसल्टिंग एनी इंडियन लीडर्स। तो कोई भी इंडियन लीडर से कंसल्ट किए बिना यहाँ पे इस कमीशन को सेटअप किया गया था। तो ये सारे रीजंस हुए थे फ्रेंड्स जिसकी वजह से बॉयकॉट किया गया था साइमन कमीशन को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वाइसरॉय कौन थे। तो यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान फ्रेंड्स इंडिया के जो वाइसरॉय रहे हैं ये रहे हैं लॉर्ड लिनलिथ गो। नेक्स्ट, द चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह संबंधित है इंडिगो प्लांटेशन से। देखिए इट वॉज अ फार्मर्स अपराइजिंग दैट टुक प्लेस इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार
in the Indian subcontinent during the British colonial period. The farmers were protesting against having a grow indigo with barely any payment for it. तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो चंपारण सत्याग्रह था, ये पहला सत्याग्रह था जो किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए जो यहाँ पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, यहाँ के जो फार्मर्स थे ये प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको फोर्स किया जाता था कि ये जो इनकी लैंड है यहाँ पे सिर्फ इंडिगो की प्लांटेशन करें, कोई फूड क्रॉप्स ये ग्रो नहीं कर सकते थे। और इंडिगो के प्लांटेशन करने के बाद जब इन्हें ये दिया जाता था तो इन्हें जो कॉम्पनसेशन दिया जाता था, मनी दी जाती थी, वो बहुत ही कम दी जाती थी, ठीक है। और इसके अलावा फूड क्रॉप्स जो है इन्हें दिया नहीं जाता था। तो इस वजह से ये काफ़ी पॉवर्टी फेस कर रहे थे और इसी वजह से यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जहाँ पे सारे फार्मर्स जो है मिलके प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि यहाँ पे इंडिगो के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंडिगो प्लांटेशन से जुड़ा हुआ है चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो गांधी जी की काफ़ी सारी फेमस बुक्स हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं फ्रेंड्स, जैसे कि एक हो गया यंग इंडिया, हरिजन काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, हरिजन। नेक्स्ट है नवजीवन, फिर माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये सारी पॉपुलर बुक्स हैं जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं, राइट। तो क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था। तो इससे जुड़े नहीं थे सूर्य सेन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए बात करें यहाँ पे कौन जुड़े हैं इससे, तो यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, बनवारी लाल, इसके अलावा केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, ये सारे जो हैं ये एसोसिएटेड थे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से, बट सूर्य सेन इनका कोई रोल यहाँ पे नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इनके द्वारा फ्रेंड्स और भी कुछ बुक्स लिखी गई हैं, जैसे कि है तज़किरा, ठीक है, इनकी ही काफ़ी फेमस ये बुक है। महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे बुक्स अभी हमने डिस्कस किया, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये सारी बुक्स जो हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं। अगला, द ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइंड आफ्टर द। तो लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित के बाद किया गया है। तो इसको साइन किया गया था फ्रेंड्स आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए इसके बारे में, द ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइंड ऑन 9 मार्च 1846 आफ्टर द फर्स्ट सिख वॉर। ध्यान रखिए फर्स्ट सिख वॉर के बाद जो है यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर को साइन किया गया है 1846 में। एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी द सिख अग्री टू हैंड ओवर कश्मीर एंड हज़ारा एंड जलंधर टू द ब्रिटिश। इट वॉज ड्यू टू ट्रीटी दैट कोहिनूर डायमंड वॉज हैंडेड टू ब्रिटिश। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये यही ट्रीटी है जिसकी वजह से कोहिनूर डायमंड को जो है ब्रिटिश को दे दिया गया था। और यहाँ पे फ्रेंड्स इस ट्रीटी को साइन करते हुए यहाँ पे सिक्स जो है इन्होंने अग्री किया था कि ये हैंड ओवर कर देंगे कश्मीर को, हज़ारा को, जलंधर को टू ब्रिटिश, ठीक है। तो ये सारा हुआ था इन द ट्रीटी ऑफ लाहौर। अगला क्वेश्चन, तो आपको ये पॉइंट जो है ना काफ़ी अच्छे से याद रखना है, कोहिनूर डायमंड वॉज हैंडेड टू ब्रिटिश ड्यू टू दिस ट्रीटी। अगला, विच इंडियन रिवॉल्यूशनरी इज़ नोन फॉर द अटैक ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कर्जन वायली। तो क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय क्रांतिकारी ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वायली पर हमले के लिए जाना जाता है। तो ये जाने जाते हैं फ्रेंड्स मदन लाल ढींगरा। आपका अगला क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद ये स्लोगन जो है, ये नारा जो है, ये किसके द्वारा दिया गया है। ये दिया गया है फ्रेंड्स भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए द फेमस स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद वॉज गिवन बाई मौलाना हजरत मोहानी आफ्टर बॉम्बिंग द सेंट्रल असेंबली इन दिल्ली। द स्लोगन वॉज शाउटेड बाई भगत सिंह। इट वॉज वन ऑफ द रैलिंग क्राइज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहली बार ये स्लोगन को मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा दिया गया था, बट मेजरली ये जो स्लोगन है फेमस हुआ है, ये हुआ है ड्यू टू भगत सिंह। तो यहाँ पे इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये नाम दिया है तो आप उसको टिक करिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपने सेट 1 एंड सेट 2 नहीं देखा है उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, क्योंकि सेट 2 में मैंने ना सारे स्लोगन जितने भी फ्रीडम फाइटर्स के मोस्ट फेमस स्लोगन्स हैं उनको आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो सेट अभी तक देखा नहीं है उसको जाके ज़रूर देखें, उसके बाद आप ये कंटिन्यू करें ताकि आपको हर एक क्वेश्चन जो है ना क्लियर हो जाए मॉडर्न हिस्ट्री से। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द। तो खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित के विरोध में शुरू किया गया था।
तो फ्रेंड्स इसको शुरू किया गया था ड्यू टू डिसमेंबरमेंट ऑफ ओटोमन अम्पायर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। तो फ्रेंड्स इन्हें इलेक्ट किया गया था लिबरल पार्टी के लिए 1892 में, ठीक है, और ये पहले ब्रिटिश इंडियन एमपी रहे हैं। फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। चलिए नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ सरदार वॉज गिवन टू वल्लभ भाई पटेल बाय। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो इन्हें जो यहाँ पे सरदार की उपाधि है ये दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। देखिए, महात्मा गांधी गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल फॉर हिज ग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इन द बरदौली सत्याग्रह। इट वॉज ड्यूरिंग द स्ट्रगल एंड आफ्टर द इंडियन नेशनल कांग्रेस विक्ट्री इन बरदौली सत्याग्रह दैट पटेल फर्स्ट बिगेन टू बी रिफर्ड एज सरदार। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, बरदौली सत्याग्रह जो हुआ है ना, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के लिए जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा सरदार नाम दिया गया था, उपाधि दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को। और यहाँ पे जब आईएनसी ने जीता बरदौली सत्याग्रह, उसके बाद जो है इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाना लगा। ओके, आपका अगला क्वेश्चन, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे इसका नेतृत्व किया था फ्रेंड्स सी राजगोपालाचारी ने। देखिए, सी राजगोपालाचारी लेड द सॉल्ट सत्याग्रह प्रोटेस्ट इन तमिलनाडु इंस्पायर्ड बाय द डांडी मार्च बाय महात्मा गांधी। अ ग्रुप ऑफ 100 men led by C. Rajagopalachari marched to Vedranyam and extracted salt from sea water in April 1930 to break the salt law imposed by British। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, डांडी मार्च जो कि महात्मा गांधी कर रहे थे, उससे इंस्पायर होकर सी राजगोपालाचारी ने सॉल्ट सत्याग्रह करा था तमिलनाडु में। राइट, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, सी राजगोपालाचारी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्रुप बनाई गई 100 men की, जो अप्रैल 1930 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेदनरियम के पास जाके सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया सी वाटर से, और इसी तरीके से इन्होंने जो सॉल्ट लॉ था इसको ब्रेक किया। आपका अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही हैं? ये रही हैं एनी बेसेंट। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही हैं आईएनसी की, तो ये रही हैं सरोजनी नायडू। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। एनी बेसेंट वॉज सेलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1917। तो 1917 में जो है ये बनी थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, और उन्हें एनी वुड के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फेमस अगस्त ऑफर वॉज मेड इन। तो प्रसिद्ध अगस्त ऑफर कब पेश किया गया था? इसको पेश किया गया था 1940 में। राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे वाइसरॉय कौन थे इंडिया के, तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि इस टाइम पे वाइसरॉय थे इंडिया के। नेक्स्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? इसको पारित किया गया है इनमें से 1878 में। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे जो बी है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे? उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स क्लेमेंट एटली। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द मोपला रिबेलियन टुक प्लेस इन। तो मोपला रिबेलियन आपको बताना है ये कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था फ्रेंड्स केरला में। कब हुआ था? 1921 से लेके 22 तक जो है यहाँ पे मोपला रिबेलियन हुआ था। और ये मोपला रिबेलियन जो हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था इंस्पायर करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि मोपला रिबेलियन वाज या फिर टुक प्लेस बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देख के जो है केरला में मोपला रिबेलियन हुआ था 1921 में, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920 में हुआ था। नेक्स्ट, विच रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल इन 1913। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स। लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में जो है ना गदर पार्टी की फॉर्मेशन की गई थी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में इसे स्टैब्लिश किया। आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC वॉज फाउंडेड इन द ईयर। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1920 में। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात यह है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है हमारे इंडिया की। ठीक है, ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन
फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये कौन सी है? ये है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर है फ्रेंड्स। तो अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया है, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन। आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम? तो दोहरी सरकार प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? वेरी इजी, आंसर करके बताएं कमेंट करके। अगला, द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज बॉट अंडर इंडियन यूनियन इन? तो हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ के अधीन कब खरीदा गया? तो आप बताएं फ्रेंड्स कमेंट करके कि इंडियन यूनियन में इस हैदराबाद को, प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद को कब लाया गया है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि कितने प्रिंसली स्टेट्स थे और यहाँ पे कितने जो हैं यहाँ पे ऑलरेडी आ गए थे इंडियन यूनियन में और कौन से नहीं आए थे, राइट। तो आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। साथ में फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDF है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली आपके लिए यहाँ पे जून का करंट अफेयर्स, साथ में लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स लॉन्च किया गया है, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो इनमें से अगर आप कोई भी ई बुक को परचेज़ करना चाहते हैं ना, आप हमारे वेबसाइट पे जाके इन ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।